तो ये समझ में आ गया सबको। कंक्लूजन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर गैस के लिए एक्सेप्शनल है इसमें हाइड्रोजन हीलियम, इसको आगे भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन और हीलियम क्यों एक्सेप्शनल में आते हैं। ओनली दो गैस हैं जो एक्सेप्शनल में आते हैं, ये दोनों के दोनों। बाकी के सारे गैस ये वाला रोल फॉलो करेंगे। अदर गैस के लिए ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं नीट में और सीईटी वगैरह में। ये छोटा सा क्वेश्चन दे देगा आपको कि अदर गैसेस के लिए, और कौन सी वो गैस है जो ये रूल को फॉलो नहीं करता, कौन सा गैस है जो हर हमेशा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा आइडियल गैस से। तो आंसर इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। और उसमें से भी देखो हाइड्रोजन का ज्यादा है हीलियम से, ध्यान रखना हाइड्रोजन का ज्यादा है हीलियम से। इसको भी ध्यान रखो, देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है हाइड्रोजन का, हीलियम का नीचे है, यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, फिर हीलियम का होगा। तो ये ग्राफ से हमें पता चल रहा है। कर दोगे इसे? तो इससे हमें ये पता चला थर्ड वन ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ हीलियम के। ठीक है, एट सेम, हाँ लिस्ट अभी बताता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, एट सेम प्रेशर के लिए एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इसने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब देखो, अब इसके बाद इसमें आता है थर्ड ग्राफ। अब है थर्ड वन, इसे मैं रब कर रहा हूं। तीसरा ग्राफ वो कहता है कि अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को अलग अलग कर दिया। सपोज करो आपको, फिर मैंने यहाँ पे सॉरी जेड वर्सेस क्या कर दिया, जेड वर्सेस पी है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर के टेम्परेचर अलग अलग कर दिया। अब देखो बहुत ध्यान से देखना इसे, जेड यहाँ पे है 1, ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस की एक लाइन है, कह रहा है यहां से कोई टच नहीं करेगा नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तो ये आइडियल गैस है। अब इसमें मैंने टेम्परेचर दे दिया आपको, देखो यहां पे दे दिया T1, ये दे दिया मैंने T2, ये लिख दिया T3, ये लिख दिया T4। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा। कोई गैस कर सकता है हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा? चारों में से T1, T2, T3, T4 में से सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा? पृथ्वीराज, और इसके अलावा आदित्य मयकर, अंश गांधी, चलो वेट कोई बात नहीं, वेट कर सकते हम, आई हैव टाइम ही टाइम। और इसके अलावा आदित्य, देखो आप लोग मिस कर गए, ये T1 सबसे ज्यादा होगा, फिर T2, फिर T3, फिर T4। हाँ रुजुल का सही आंसर। जो आइडियल गैस के जितने पास होगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। हाँ अभी बता रहा हूँ पृथ्वीराज, देखो जस्ट अ मिनट और आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे हमने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला, ध्यान रखना, जो भी आइडियल गैस के क्या होगा, नियर होगा, जो गैस नियर होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा ऑलवेज। अगर प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ, या प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो, सॉरी ये तो प्रेशर है इधर की साइड को, ये प्रेशर है, तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर तो बढ़ते जा रहा है, और हमने अलग अलग टेम्परेचर में देखा, तो हमने देखा कि जो T4 है वो सबसे कम होगा, T1 सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। हाँ तो यहाँ पे हम V की बात नहीं कर रहे हैं अंश, हम कर रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर की बात। यहाँ पे प्रेशर भी टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसको मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे हम
किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? जेड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ध्यान रखो, जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी आपको ही मैं आंसर बता देता हूं। देखो, इसका आंसर अभी आप लोग ही बता दोगे, इसे मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने। देखो अब क्या होगा, पहले आप लोग इससे समझ लो थोड़ा सा। जैसे सपोज करो रियल गैस, ध्यान से देखना पहले, और यह है आइडियल गैस। अब वो कहता है कि किस कंडीशन में, ये क्वेश्चन भी आता है कि एट विच कंडीशन द रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। ठीक है, रियल गैस थी ये घूम रही है, और इससे क्या बनना है? आइडियल गैस बनना है। आइडियल गैस का मतलब कि मॉलिक्यूल को दूर दूर जाना चाहिए। अब खुद सोचो, आइडियल गैस का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल जितना दूर जाना चाहिए उतना दूर जा सकते हैं। ठीक है, अब खुद सोचो आप लोग कि पहले रियल गैस थी, तो मैं टेम्परेचर क्या करूंगा कि जो रियल गैस आइडियल में चेंज हो जाए? बताओ, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? ये रियल गैस थी, और आइडियल गैस का मतलब कि मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाए एक दूसरे से, किसी को किसी से कोई मतलब ना हो, यानी जितना दूर जा सकते उतना दूर जाएंगे। वेरी गुड रुजु। तो सोचो आप कि अगर रियल गैस को मुझे कन्वर्ट करना है आइडियल गैस में कन्वर्ट, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? आदित्य बिल्कुल सही आंसर है, और अनुजा वेरी गुड आंसर, और अंश सही है, आदित्य मयकर सही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि मैं उसका टेम्परेचर क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। आया समझ में? तो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे आप उतना क्या होगा? आइडियल गैस की तरह बिहेव होगा सीधी सी बात है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वो जो रियल गैस है वो, और प्रेशर यहाँ पे लो कर दो और टेम्परेचर को यहाँ पे क्या कर दो? हाई कर दो। क्योंकि आइडियल गैस का मतलब क्या हुआ? आइडियल गैस का मतलब हुआ कि बिल्कुल जो रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी। देखो इसमें वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एट हाई प्रेशर, एट हाई सॉरी टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में रियल गैस बिहेव लाइक, real gas behave like ideal behavior, आइडियल गैस नहीं बन जाती है वो, ये ध्यान रखना। आइडियल बिहेवियर शो करता है, बिहेवियर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप बैठे हो शैतानी कर रहे हो, कभी घूम रहे हो इधर उधर, लेकिन अगर कोई आपके पास कोई स्ट्रिक्ट पर्सन आ गया, पेरेंट्स आ गए, कोई टीचर आ गया, या तो आप क्या है? आइडियल की तरह बिहेव करने लगते हो। आप ऐसा लगता है कि बहुत सीधे साधे आदमी हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बिल्कुल कोई गलती नहीं करते हो, सावधानी से सारे काम कर, तो आप आइडियल बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो अगर कोई बड़ा पर्सन आपके पास आ गया, यानी कि आपका बिहेवियर उस समय क्या हो गया? आइडियल बिहेवियर हो गया। लेकिन ये थोड़ी किसका मतलब आइडियल बिहेवियर करते हो शो, वो उस कंडीशन में करोगे जब आप पे क्या कर दिया हमने? कोई कंडीशन ऑपरेट कर दी। तो यहाँ पे भी है कि जैसे हमने हाई टेम्परेचर को लगाया और लो प्रेशर को लगाया, तो कोई भी गैस है जो रियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो इसीलिए हमने टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे थे तो आइडियल गैस क्या था? Z=1 था, तो वो Z के पास जाना पसंद करेगा। आइडियल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? Z=1, तो वो 1 के पास आएगा। आया समझ में? 1 के जो जितना पास आएगा इसका मतलब वो उतना अच्छा आइडियल। तो उसकी पहचान क्या है? Z=1। ये फॉर्मूले से नहीं होता है, लॉजिकली चलता है, क्योंकि लॉजिकली बात होती है इसमें। क्योंकि हमने अभी कहा था Z=1 होना चाहिए आइडियल के लिए। अभी हमने देखो लॉजिकली क्या कहा था कि Z=1 होगा। Z=1 मींस कोई भी गैस क्या हो गई? आइडियल गैस हो गई अगर Z 1 होगा। ठीक है, तो जो 1 के जितना पास होगा, कोई भी गैस जो 1 के नियर होगी,
नियर होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगी, आइडियल होगी, मोर आइडियल। सीधी सी बात है, कोई भी गैस अगर जेड के जितने पास होगा, जेड इज इक्वल टू 1 के पास होगा, वो उतना ज्यादा आइडियल होगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या क्या अलग अलग गैस दे दी, मैंने कहा 5 गैस ले लो यहां से। अब ये मैंने लिख दिया यहां से जेड इज इक्वल टू 1 है, मैंने लिखा यहाँ पे ए गैस, ये लिख दिया बी गैस, ये लिख दिया सी गैस, 3 गैस है। मैंने बोला बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा आइडियल कौन सी गैस है, ए या बी या सी, बताओ ऑर्डर ऑफ आइडियल। हाँ वेरी गुड अद्वैत, ऑर्डर ऑफ आइडियल, अदिति सही है, आदित्य महेकर, आयुष जादव सही आंसर है। तो जो इस लाइन के पास होगा, वेरी गुड रुजुल, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आइडियल का क्या किसके रेफरेंस में देखेंगे हम, एक रेफरेंस पॉइंट होगा ना, तो दिस इज ए रेफरेंस पॉइंट, ये एक लाइन थी जो हमने खींची थी, इसके रिस्पेक्टिव में देखेंगे कि ए सबसे पास है यानी ए सबसे ज्यादा आइडियल है, फिर बी है और फिर सी है। आया समझ में, इसीलिए तो हम जेड निकाल रहे हैं, जेड का जो फॉर्मूला हमने निकला था जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी, वो इसी से निकला था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी या एन आर टी फॉर एन मोल गैस। ठीक है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना कि जो ए है वो 1 के सबसे पास, तो हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे कंपेयर इसीलिए तो हमने लाइन खींची ताकि हम पहचान सके। आप कैसे बोलोगे ये सबसे अच्छा दोस्त है आपका, जो आपने एक लाइन खींची थी वो सबसे पास आ गया, और जो सबसे बेकार है एनिमी है वो दूर होगा आपकी लाइन। ठीक है, तो वो क्या एक रेफरेंस है, तो दिस इज आइडियल कंडीशन। इसको हम प्रूव कर सकते हैं किससे, फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं हम इससे। अब हम इसे फॉर्मूले से कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर मैंने कहा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर मैंने कहा आपको कि टेम्परेचर को मैंने हाई कर दिया तो ए 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा दूसरा लो प्रेशर करेंगे तो ये वाला पॉइंट भी 0 हो जाएगा, एन बी को हम नेगलेक्ट कर लेंगे, नेगलेक्ट। अगर हमने कहा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में एनबी को नेगलेक्ट कर लो। प्रेशर टेम्परेचर हाई होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो दूर दूर भागेंगे ना, कौन पास पास आएगा बताओ। आपने यहाँ से टेम्परेचर लगा दिया और ये ए और ये बी है, तो ए और बी पास पास आ सकते हैं क्या, यहाँ से आपने हीटिंग कर दी तो ए और बी तो क्या होगा, दूर दूर भागेंगे, यानी इसके बीच में अट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो दूर दूर भागेंगे, अट्रैक्शन 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे P बचेगा और यहाँ पे V बचेगा, तो यहाँ पे बचा P और यहाँ पे बचा V इज इक्वल टू nRT। यानी कोई भी गैस, कोई भी रियल गैस हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करती है, ये आपको मैंने फॉर्मूले से भी प्रूव कर दिया। अब सही है या नहीं है, डन या नॉट, रिप्लाई लिख लो, आगे बढ़ जाते हैं, फिर एक दो हेडिंग जल्दी जल्दी से निपटा देते हैं, आज खत्म कर देते हैं, कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेरी गुड, ठीक है तो इसकी स्टडी करी थी किसने, इसकी स्टडी करी थी बॉयल्स ने, उसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, सॉरी बॉयल टेम्परेचर। अब आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग है, देखो आपके पेज नंबर 158 में भी है। हाँ, आइडियल गैस एक रेफरेंस है। कभी भी आप सोचो जरा, आप एक बार आप दिमाग से सोचो कि अगर आप किसी भी चीज को कंपैरिजन कर, तो आप चलो फ्रेंड को कंपैरिजन कर, तो आप अपने दिमाग में सोचो 3 फ्रेंड के बारे में, फिर आप देखो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, तो आपने क्या किया होगा, अपने दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट बनाया होगा ना, एक रेफरेंस पॉइंट होगा, तो उसी को हम यहाँ पे आइडियल कह देते हैं, एक रेफरेंस होगा जो इस लाइन के सबसे पास होगा, आप बोलोगे अच्छा ये सबसे अच्छा दोस्त है मेरा यानी ए इज गुड फ्रेंड, तो ए क्या है, उस लाइन के सबसे पास होगा ना। आपने कहा कि डी तो सबसे बेकार है,
इसका मतलब ये थोड़ी कि डी बेकारी था, हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में वो क्या है, बहुत बेकार। समझ में आया? तो एक जिस रेफरेंस में आपने देखा उसके रिस्पेक्टिव में हम बात करते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इससे कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अब देखो इसने क्या किया, इसने दो ग्राफ प्लॉट किए। मैक्सवेल ने क्या किया, दो चीजों को प्लॉट किया एक ग्राफ। यहाँ पे उसने क्या किया, ये स्पीड ले ली, स्पीड की बात कर रहे हैं हम। ध्यान रखना जब भी हम यहाँ पे स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं, वो दोनों एक ही मतलब है जनरली। इसमें फिजिक्स में डिफरेंस होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, यानी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्शन को ना देख के क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो हम यहाँ पे जनरली क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड को देखते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को क्वांटिटी को देखते हैं हम कि किस मैग्नीट्यूड से जा रहा है। नहीं तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, दूसरा इधर मॉलिक्यूल करेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर तो जीरो हो जाएगा, है ना। इसीलिए ध्यान रखना है कि वेलोसिटी, हम तो कहते हैं यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज आ गई, ठीक है, क्योंकि जनरली हम उसमें मैग्नीट्यूड को देखेंगे, डायरेक्शन को नहीं देखा जाता, क्योंकि मॉलिक्यूल है वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। एक मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, दूसरा इधर मूव कर रहा है, तीसरा ऊपर मूव कर रहा है तो इधर मूव कर रहा है, तो ओवरऑल क्या हो गया, जीरो हो गया। एवरेज देखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये तो वेक्टर के टर्म्स में। तो इसीलिए हम वेक्टर के टर्म्स में नहीं देखते, ध्यान रखना, हम देखेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो मैक्सवेल ने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और वेलोसिटी को कंपैरिजन किया, एक ग्राफ बनाया इसके बीच में। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके किसके बीच में, बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया कि उसने क्या काम किया। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको कि उसने फ्रैक्शन मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स, तो जिसे कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी में उसने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, देखा कि यहां से ग्राफ इस तरीके से चल रही है, तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब देखो जो इनिशियल पॉइंट है इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, यहाँ पे बहुत कम होंगे, और जो फाइनल वेलोसिटी हाई स्पीड है इसमें भी कम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी हाई स्पीड थी, हाई स्पीड, या जिनकी लो स्पीड थी, वो क्या थे, बहुत कम थे, लेस थे। ठीक है, देखो यहां से दिख रहा है आपको, यहां से ग्राफ चले गए, अगर मैंने कहा इतनी स्पीड कितने की है, तो केवल इतने ही मॉलिक्यूल की है जो यहां तक है। और ये देखो ये हाई स्पीड है, ये लास्ट वाला हाई स्पीड है, इसमें भी कितने मॉलिक्यूल हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको टेस्ट का एग्जांपल दिया था कि टेस्ट में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके मार्क्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसी स्पीड में भी है। तो उसने ऑन एन एवरेज देखा कि जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी वो भी बहुत कम थे, और जिनकी स्पीड कम थी वो भी बहुत कम थे। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्या है, मिडिल वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल लाई करते। समझ में आ गया? अब इसके बाद हमने 3 वेलोसिटी पढ़ी थी, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ नहीं समझा, अच्छा ग्राफ को एक बार फिर से बता देते हैं। देखो ग्राफ कैसे बना,
ये है, ये है, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और ये है वेलोसिटी या स्पीड। ग्राफ यहां से, क्योंकि शुरू में तो क्या होगा, जीरो माना जाएगा, यहां से ऐसे बढ़ता चला जाता है, ये बढ़ता चला जाता है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो देखो एक पॉइंट ऐसा आया, देखो यहाँ पे, ये सबसे पीक वाला पॉइंट है। जो सबसे पीक वाला पॉइंट होता है उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल यानी कि जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पजेस करते हैं। आपको बताया था मैंने, एमपी मींस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये वाली है जिसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें होंगे, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये समझ में आया? जो इसका हाईएस्ट पीक होगा, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आया समझ में? आपको मैंने इसका रेशियो भी निकाल के बताया था, रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद उसने देखा कि थोड़ा सा इधर जाने पे, ये वाला एरिया, यहां पे जो होता है ये होता है एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी। आपको 3 रेशियो बताए थे, 3 में से जो मोस्ट है उसका सबसे ज्यादा रेशियो था, फिर ये था एवरेज का, और सबसे लास्ट में यहाँ पे था आरएमएस। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये वाला हो गया, एवरेज ये हो गया, और सबसे ज्यादा क्या हो गया, एमपी। जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, और उसके बाद किसका होगा, एवरेज का, और सबसे लास्ट में किसका होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ये किसके रिस्पेक्ट में है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के। कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी को पजेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो कम है, जिसकी वेलोसिटी देखो इतनी है, कम है बिल्कुल, इसमें भी बहुत कम मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ ये स्पीड सबसे ज्यादा है। ये स्पीड जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ बढ़ते जाओगे, स्पीड बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे पहुंचने में भी देखा उसने कि बहुत कम है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और बहुत कम ऐसे जिसकी स्पीड बहुत कम है। इस तरीके से ग्राफ, ये समझ में आया? और उसने तीनों को यहाँ पे प्लॉट कर दिया कि ये कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल का ग्राफ है, वो है पॉइंट है, और ये एवरेज का, और ये आरएमएस का। समझ में आ गया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को यहाँ पे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है, क्लियर है? और जैसे जैसे अब क्या हुआ देखो, अब ये पहला ग्राफ बनाया, इसकी को ये लिख लेना, पॉइंट से लिख लेना, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था, सेकंड पॉइंट ये लिख लेना। अब उसने तीसरी चीज क्या ऑब्जर्व करी, देखो तीसरी चीज उसने क्या ऑब्जर्व करी कि जैसे ये हम गए, ठीक है, एक ग्राफ उसने ऐसे बनाया, देखो ये, अगर उसने कहा कि टेम्परेचर इसका रख दिया उसने T1, अब उसने दूसरा ग्राफ देखा, टेम्परेचर थोड़ा चेंज करके देखा, तो ये आया ग्राफ आया, इसे कहा उसने T2। ये थोड़ा दूरी बन गया इधर से, इधर बनाता इसे। इसको ध्यान से देखना जरा, ये है आपके पास पहला ग्राफ उसने बनाया, टेम्परेचर लिया T1। दूसरा ग्राफ उसने बनाया, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये बना इस तरीके से, ये बन गया T2। उसके बाद तीसरा बनाया, फिर उसने वो बना इस तरीके से, ये बन गया आपका T3, ठीक है। अब देखो ये पहले के लिए था, दूसरा टेम्परेचर चेंज किया उसने, तीसरा टेम्परेचर उसने चेंज किया। तो आपको ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा टेम्परेचर का होगा इसमें। बता सकते हो आप कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? हाँ, वेरी गुड आदित्य, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, T3 वाला। देखो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे स्लोप कम होता जाएगा, ये जो हाइट है वो कम होती जाएगी, ध्यान रखना, ये हाइट कम होती जाएगी ग्राफ के रिस्पेक्ट, हाँ इस ग्राफ के रिस्पेक्ट। इसमें क्या होगा, देखो जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या हुआ, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल है वो कम होते चले जाएंगे, देखो।
पहले टॉप में दिख रहा था आपको, ये यहाँ से थोड़ा कम हुआ, ये और कम होगा। जैसे मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये और कम हो जाएगा T4। तो इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा ये फ्लैटर होता चला जाएगा, फ्लैट में चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आता है कई बार ये वाला। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट, बस इसमें यही क्वेश्चन ज्यादा आता है इसका। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ये क्या होता जाएगा, कम 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 होता चला जाएगा। डन, आगे बढ़ जाए। ओके, देखो क्या होता है कि जो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी या स्पीड के। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो उसमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। टेम्परेचर से स्पीड बढ़ती जाएगी तो बहुत तेजी से स्पीड बढ़ेगी, तो जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का वो जनरली क्या होता है, कम हो जाता है, एमपी कम हो जाता है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है इसमें, अगर हमने क्या किया, मोलर मास के टर्म्स में देखते हैं। अगर हम देखते हैं मोलर मास के टर्म्स में स्पीड, और यहाँ पे ले लिया परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक गैस ले लिया जिसका मोलर मास है m1, एक दूसरी गैस ले ली जिसका मास है m2, मोलर मास, m फॉर मोलर मास, m मींस मोलर मास। ठीक है, और एक तीसरी गैस ले ली जिसका है m3। तो अब बताओ आप कि इसमें से, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, m1 की, m2 की या m3 की? m3 नहीं, अंश गांधी हाँ सही है, और आदित्य महीकर सही आंसर है, ईशा राइट है, आयुष जादव सही आंसर है। सोचो, देखो स्पीड और मोलर मास का आपको क्या टर्म्स बताया था, पृथ्वीराज मिस कर गए। देखो स्पीड और मोलर मास में क्या रिस्पेक्ट है, हाँ सही आंसर पृथ्वीराज। स्पीड देखो, जितना स्पीड ज्यादा होगी क्या होगा, मोलर मास कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर स्पीड बढ़ा दिया आपने तो मोलर मास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब m1 का सबसे ज्यादा होगा, फिर m2 का, और लास्ट में m3 का। तो इस कंडीशन में m1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर m2 की, फिर m3 की, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। क्योंकि खुद ही सोचो, जो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया ये ग्राफ, आपको समझ में आया सबको या नहीं आया? डन। अब देखो इसका नेक्स्ट है, एक पॉइंट और है इसमें, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस। 10 मिनट बचे हुए हैं, तो आपको कल क्या करना है, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हम लगभग इसके लास्ट पॉइंट में पहुंच चुके हैं ये। तो तो इसमें एक और पॉइंट आता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो कल का थोड़ा सा ही पोर्शन बचेगा ये हमारे पास। ठीक है, तो कल हम, आपका वर्क क्या होगा कि जितने भी इसके न्यूमेरिकल, सॉरी, जो एक्सरसाइज 1 है और 2 है इसे पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि हम कल उसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें से जो जो पॉइंट आपको नहीं आए होंगे उसको टिक लगाना है और पूछना है मुझे कल आपको लाइव क्लासेस। कल आपका एक्सरसाइज 1 और 2 पूरा होगा। ठीक है, और थोड़ा सा ये पॉइंट जो बच जाएगा आज का, उससे हम कल कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा ही बचेगा, ज्यादा नहीं। देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ,
कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विफिकेशन? लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विफिकेशन का मतलब, तो लिक्विफिकेशन मतलब होता है जब आप किसी भी गैस को किस में कन्वर्ट करोगे? लिक्विड में। तो द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। हाँ, कन्वर्ट इनटू, पृथ्वीराज वेरी गुड। जो गैस है अगर आपने उसे कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड में चेंज करना गैस को। गैस को लिक्विड में कैसे चेंज किया जा सकता है? इन जनरल सीक्वेंस में आप कंडीशन बता सकते हो कि वो कौन सी कंडीशन हो सकती है इन जनरल? जैसे मैंने गैस लिया, किसके रिस्पेक्ट में बता दो? टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में बता दो। अगर ये गैस है, अब आप चाहते हो कि इसको किस में चेंज कर दो? आप लिक्विड में। अब आप इसे चाहो कि लिक्विड में चेंज हो जाए, तो मुझे उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा? कोई गैस थी और मुझे उसे लिक्विड में चेंज करना है। हाँ, वेरी गुड अदिति, रुजुल सही आंसर है। ठीक है, और आदित्य मईकर, सोचो जरा, टेम्परेचर को मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई भी गैस है जो वो लिक्विड से, सॉरी, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए। अब देखो इसको थोड़ा सा और लॉजिकली समझो कि गैस में पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे बिल्कुल, और लिक्विड में क्या हुए? लिक्विड में बिल्कुल पास पास आ गए। तो आपको क्या करना है? गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर है इसको पास में लाना है, बिल्कुल पास में। लिक्विड का मतलब क्या हो? बिल्कुल पास पास ले आओ। अब ये जो फैले हुए थे इसे पास में कैसे लाया जाएगा? हाँ ईशा बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। और प्रेशर क्या करना पड़ेगा? जनरली प्रेशर को क्या करना है? हाँ ईशा राइट है, प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इंक्रीज करना पड़ेगा। इतनी बिल्कुल सही है। तो प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे। तो जनरली क्या होगा इस कंडीशन में? कोई भी गैस क्या होती है? लिक्विफिकेशन हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। लेकिन हुआ क्या कि अगर हमने एक पे काम किया, प्रेशर पे, उसने देखा कि अगर हमने प्रेशर देखा, टेम्परेचर को नेग्लेक्ट कर दिया, हमने कहा हमने इसको पास ही तो लाना है, मेन काम क्या है? इसे पास लाना है। तो अगर हमने क्या किया? प्रेशर को, अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, इसमें कंडीशन क्या आई कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे और प्रेशर को हाई करने पे गैस किस में चेंज हो सकती है? लिक्विड में। गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अगर हमने टेम्परेचर को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे क्या लगा कि मुझे मॉलिक्यूल पास लाना है, तो मैंने कहा कि किसी भी टेम्परेचर में अगर मैंने प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर दिया, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई कर दिया, पहले क्या था? मॉलिक्यूल दूर दूर थे, प्रेशर आपने बहुत ज्यादा किया तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? बिल्कुल पास पास आ गए। हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा, वेरी हाई प्रेशर। तो क्या अब ये जितनी भी गैस है वो क्या लिक्विड में चेंज हो जाएगी? यस या नो? अगर हमने प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे हमने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया और इस मॉलिक्यूल को पास पास ले आया, पहले दूर दूर थे, अब मैं इसको बिल्कुल पास पास ले आया, तो ये जो गैस है क्या ये लिक्विड में चेंज हो पाएगी? यस या नो? क्या लगता है आपको? मेन काम तो क्या था कि पार्टिकल दूर थे और उसे पास लाना था, तो क्या ये ऐसा हो पाएगा? रुजुल ओके, सिद्धि सही आंसर है, और अनुजा, अंश ओके। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि ये ऐसा पॉसिबल, आयुष सही है, उन्होंने देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। हालांकि ये बात सही है कि हमें मॉलिक्यूल बिल्कुल पास लाने हैं, लेकिन ये बात गलत है कि किसी भी टेम्परेचर में ये पॉसिबल होगा। ऑल टेम्परेचर के लिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा ऑल टेम्परेचर के लिए, तो ऑल टेम्परेचर में गैस अगर हाई प्रेशर भी अप्लाई किया है तो ये लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है,
हाँ, एक आध एग्जाम्पल हो सकता है, H2 है वो तो वेपर्स में ही रहता है, लेकिन सारे गैस के साथ, ऑल गैसेस के साथ, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑल गैस। हो सकता है एक दो हो जाए, दो चार हो जाए, लेकिन सारी की सारी गैस नहीं हो सकती। ठीक है, इसके लिए एक फिनोमेना आया था, वो आपके बुक में भी है, देखो 162 पेज नंबर पे है, क्रिटिकल कांस्टेंट। हाँ, एलपीजी एक्सेप्शनल है, आगे बताते हैं हम उसके बारे में भी, एलपीजी आता है इसमें भी आपका। तो यहाँ पे देखो इसमें एक आता है क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस, प्रेशर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, लेकिन हमारा काम क्या है कि एटम को या उसको पास लाना है बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि जो गैस होता है और लिक्विड होगा, तो लिक्विड में क्या होते हैं, जैसे गैस है, गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, गैस को अगर मैंने लिक्विड में चेंज किया तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, पास पास आ गए, और फिर लिक्विड से मैंने उसे सॉलिड में चेंज किया तो क्या हुआ, बहुत पास आ गए। यही तो फर्क है, और क्या फर्क है, ये सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होगा, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होंगे, और गैस में क्या होंगे, बहुत ज्यादा दूर होंगे मॉलिक्यूल। यही तो होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक्सपेरिमेंट करके देखते कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका लॉजिक क्या था, तो इसमें था क्रिटिकल कांस्टेंट के बेस पे, क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो क्रिटिकल कांस्टेंट मेरे ख्याल से अभी कितना टाइम लेफ्ट है, 1 मिनट लेफ्ट है, तो ये आज हो नहीं पाएगा। हाँ, 2 मिनट है, तो आज मैं आपको यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा पढ़ना, ये एक ही हेडिंग मेन है इसकी जो बची हुई है, बाकी आपके कोर्स में नहीं है, वैसे मैं बता दूंगा एक दो पॉइंट को, लेकिन आपके कोर्स में आता नहीं है, जैसे विरल इक्वेशन वगैरह है। तो इसमें क्रिटिकल कांस्टेंट है जो हम कल पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, और आपको क्वेश्चन आंसर करना। तो क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर गैसेस, इसको आपने पढ़ के आना है, थोड़ा सा है ये, इसकी डेरिवेशन को नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे क्विज, परसों करेंगे क्विज का। ठीक है, तो मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। टेस्ट का पोर्शन यही आएगा, इसी चैप्टर में आएगा, बस स्टेट ऑफ मैटर है जो टेस्ट के लिए आपका, इस टेस्ट के लिए स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।